आज भारतीय जनता पार्टी के किसान कल्याण संपर्क अभियान के अंतर्गत आप लोगों से संवाद कर रहा हूं। कई हमारे मित्र सलाह देते हैं कि ये कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल होना चाहिए। मुझे लगता है कि 55 वर्षों तक लूट और झूठ के आधार पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी जो नीति, सिद्धांत और व्यवहारों से नकार दी गई हो, 3.5 प्रदेशों में सिमट गई हो, उस पार्टी पर भारत की जनता ने हल्ला बोल दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि वास्तव में यह अतिशयोक्ति नहीं है। जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही गई वो अपनी कारगुजारियों से खुद मुक्त हो जाए। यकीनन देश का किसान तो ऐसा ही सोचता होगा, क्योंकि इतने वर्षों में इस देश में किसानों के प्रति जिन नीतियों का निर्माण होना चाहिए था, किसानों को जो न्याय मिलना चाहिए था, इसके उलट कांग्रेस की भूमिका। मुझे ताज्जुब हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए 3 विधेयक आए। उन विधेयकों ने किसानों के तकदीर और तस्वीर बदलने की प्रतिबद्धता जाहिर की। अफसोस हुआ कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने शासित राज्यों को यह कहा है कि इन विधेयकों का विरोध करें, ऐसी कोशिश करें कि शून्य हो जाए। इसका मतलब सोनिया गांधी जी नहीं चाहती कि देश के किसानों का कल्याण हो, उनका उपज का दाम मिले, उनका रकबा बढ़े और वो अपनी आय को दोगुना कर पाए। इन्हीं विरोधाभासों के बीच में मैं आज आपसे रूबरू हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी ने, आप सबको जाने, राजस्थान में बिजली के बिलों को लेकर एक बड़ा व्यापक हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू किया। व्यापक सफलता मिली। कोरोना की मर्यादा में आंदोलन किस तरीके से हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। आज हम उसी कोरोना की एडवाइजरी के बीच में किसान के कल्याण के जो विधेयक हैं उनकी खूबियों को भी, लेकिन ये बात तो ठीक है कि हम हल्ला भी बोलेंगे और कांग्रेस पार्टी की पोल भी खोलेंगे। आज मैं शुरू करूंगा कि जो भ्रांति फैलाई गई बिल के बारे में कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, और आज कल से पूरे देश भर में धान की फसल की एमएसपी पर खरीद शुरू हो गई। ये उन विरोधियों के मुंह पर तमाचा है। पिछले 48 घंटे में 10.53 करोड़ की धान की फसल एमएसपी पर भारत सरकार की इनिशिएटिव पर, भारत सरकार की पहल पर खरीद शुरू हो गई। मित्रों, केवल इतना नहीं, खुद राजस्थान की सरकार अब प्रस्ताव भेज रही है, यकीनन भेजना ही चाहिए। समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली के खरीद के प्रस्ताव भेजे। भारत की सरकार ने यह कहा है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इनको खरीदेंगे। मुझे लगता है कि जो एक भ्रांति थी कि इस बिल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बंद हो जाएगी, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि खरीद थी, है और जारी रहेगी। मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा। वैदिक काल से खेती भारत की अर्थव्यवस्था का आधार रही और धीरे धीरे किसी भी परिस्थिति में, चाहे मुगलों का आक्रमण हो, अंग्रेजों का आक्रमण हो, लेकिन खेती न टूटी न झुकी। और भारत का भी स्वाभिमानी किसान प्राकृतिक आपदाओं से लड़ता हुआ, जूझता हुआ, संघर्ष करता हुआ, उसने सब तरीके के आक्रमण झेले हैं। मुगलों के और अंग्रेजों के आक्रमण से भी किसान ने अपनी मजबूती के साथ उसका भी मुकाबला किया और प्रकृति से भी मुकाबला किया। लेकिन इस देश में चाहे हरित क्रांति हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश को कहते थे कि हम बैलगाड़ी से तरक्की नहीं कर सकते, हमें अंतरिक्ष की यात्रा करनी है। लेकिन मुझे लगता था कि नेहरू जी की इस तरीके की टिप्पणी, उक्ति, ये दीवा स्वप्न जैसी थी। उस समय भी किसान देश की रीढ़ था, अर्थव्यवस्था की ताकत था। और ये सारी क्रांतियां लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की शिकार हो गई। किसान के हक में कुछ नहीं हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि पहली बार जब प्रधानमंत्री
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस सरकार ने किसानों के प्रति इतने लोक कल्याणकारी कामों की शुरुआत की। उदाहरण के तौर पर पूरा देश जानता है कि लाखों करोड़ों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सौगात ये प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के युग में शुरू हुई। फसलों की बीमा योजना ये उनके युग में शुरू हुई, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ताकि किसान आसानी से अपनी उपज को मंडियों तक ला सके। ऐसी क्रांतिकारी पहल शुरू हुई। हमारे देश में ये चर्चा निश्चित रूप से होती थी कि किसान की फसल की लागत कम हो, कीमत पूरी मिले और जोखिम की भरपाई हो, और इसलिए वाजपेयी जी ने ये नीतियां शुरू की। उसके बाद 2014 से जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी का आगाज हुआ, उनके नेतृत्व में उनकी प्रतिबद्धता थी कि फसल का रकबा बढ़े, उत्पादन बढ़े और उपार्जन बढ़े। यानी वो प्रतिबद्ध थे कि किसानों की आय कैसे बढ़े। कांग्रेस पार्टी कैसे यूटर्न लेती है, कैसे झूठ बोलती है, और किस तरीके से झूठ को इतना बोलती है कि लोगों के बीच में उसको सच साबित करने की कोशिश की है। आज ये जो हमारा किसान कल्याण संपर्क अभियान है, ये सच को सच साबित करने के लिए है। और इसलिए मित्रों, मैं निवेदन करूंगा मेरे तमाम किसान साथियों को, नौजवान भाइयों को, इस बिल के माध्यम से, 2 बिल है साफ तौर पर, मैं उसका एक बिल है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। ये प्रावधान, यदि मैं सरल शब्दों में कहूं तो ये प्रावधान करते हैं कि किसान अपनी उपज को मंडी के बाहर भी बेच सकता है, अपनी खुद की तय हुई कीमत पर बेच सकता है, देश में कहीं बेच सकता है। इससे पहले ये मंडी के कानूनों के मर्यादा में बंधे हुए थे। बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। ये भी स्पष्ट हो गया कि मंडियां भी खत्म नहीं होंगी, मंडियों में भी निर्बाध गति से व्यापार चलेगा। ये कहा गया कि व्यापारियों को नुकसान होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे रोजगार की संभावनाएं और बढ़ेगी। खासतौर पर ग्रामीण जो नौजवान हैं, वो अपनी उपज को कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं, अपनी सब्जी को, फल को, फूल को, कहीं भी। महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मंडियां खत्म नहीं होंगी तो मंडियों का व्यापार भी निर्बाध गति से चलेगा। किसान की और व्यापारी का जो संपर्क है वो भी यथावत रहेगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से किसान को और ज्यादा अपनी उपज को अच्छे दामों पर बेचने का अवसर मिलेगा। व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा होगी तो जहां 50 व्यापारी काम करते थे, 500 व्यापारी होंगे, तो व्यापारियों में भी इजाफा होगा। मुझे लगता है दूसरा बिल है इसी तरीके से, ये पहले बिल के प्रावधान से किसान को कुछ और स्कोप पैदा होंगे, कुछ और सुविधाएं पैदा होंगी। ई ट्रेडिंग की सुविधा होगी, वेयर हाउसेज की, कोल्ड स्टोरेज की, इस चैन को उससे जुड़ने की सुविधा मिलेगी, और एक तरीके की पारदर्शिता होगी। दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इसमें सीधा सीधा मंडियों से जोड़ने का, कृषकों को, व्यापारियों को, जो प्रोसेसिंग प्रसंस्करण यूनिट से, उनसे सीधे जोड़ना, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा गया है, बार बार कहा जाता है कि ये संविदा खेती होगी, और जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, वो किसान की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये कांग्रेस का फैलाया हुआ भ्रम है। संविदा खेती किसान की शर्तों पर होगी, जमीन के लिए नहीं होगी। जमीन सुरक्षित रहेगी और उस बुआई से पहले उसकी फसल की कीमत तय हो जाएगी। उसके बाद यदि व्यापार बाजार में आने के बाद, मान लीजिए किसी फल की कोई कीमत 10 रुपए किलो तय होती है, किसान को बुआई के समय वो कीमत तय होगी और व्यापारी उसको देने के लिए मजबूर होगा, जरूर होगा, उसको जरूरत होगी। यदि इस दौरान बाजार में उसकी कीमत बढ़ती है तो उसको और उचित रकम भी इसके अलावा देने के लिए बाध्य होगा। आपस में समझौता होगा, उनकी अपनी शर्तों पर होगा। किसी तरीके के विवाद की स्थिति में सामान्य तौर पर एसडीएम करता है उस विवाद का निपटारा होगा। लेकिन एक खास बात और खूबी है मित्रों कि 3 दिन में भुगतान होगा। ये मुझे लगता है कि बड़ा क्रांतिकारी कदम है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन जो
विशेष बातें मोदी जी के इस कालखंड में हुई, कांग्रेस पार्टी कहती तो है मित्रों, लेकिन 2009 से जब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तो खेती का बजट था, आप तय कर लीजिए, खेती का बजट था 12,000 करोड़ रुपए। आज मोदी जी की सरकार है, खेती के लिए कृषि का बजट कितना है? आपको आश्चर्य होगा, 1,34,000 करोड़ रुपए। इस जमीन आसमान को आप विचार से और व्यवहार से भी इसकी तुलना कर सकते हैं। मित्रों, आज कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक वर्ष में 75,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने से निकालकर किसान की जेब तक पहुंचे। और आज तक का जो फिगर है 92,000 करोड़ रुपया सीधा, न तो कोई बिचौलिया है, न किसी तरीके की इसमें कमीशन है। पहले प्रधानमंत्री जी उस समय के कांग्रेस पार्टी के कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं 15 रुपए पहुंचता है, 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे कहां जाते हैं कोई उसका लेखा जोखा नहीं था। लेकिन ये 92,000 करोड़ रुपया सीधा किसान के हक में गया, खाते में गया है। ये केवल देश का नहीं, दुनिया का इतना बड़ा उदाहरण है जो पहली बार हुआ है। इसी तरीके से किसानों को जो कर्जा मिलता था देश में, वो अभी तक 8 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए इस कर्जे को किया है। विगत दिनों कोरोना के कालखंड में 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बुनियादी सुविधाओं को मजबूती के लिए किया है। मैंने जो कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है कि रकबा बढ़े, बुआई बढ़े और उत्पादन बढ़े और उपार्जन बढ़े, इसलिए जो बातें कही गई इन बिलों के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी या दूसरे दल भी बराबर स्वामीनाथन आयोग को लागू करने की बात कहते थे। इन बिलों में स्वामीनाथन आयोग की उन सिफारिशों को भी शामिल करने की सारी बातें कही गई हैं। उदाहरण के तौर पर एमएसपी जो 15-16 में धान का एमएसपी था 1,410 रुपए और आज 19-20 में है 1,815 रुपए। गेहूं का 1,525 था, आज 1,925 है। मूंगफली का 4,030 था, आज 5,090 है। इसी तरीके से सोयाबीन का 2,600 था, आज 3,710 है। चने का 3,500 था, आज 4,875 है। ये एक वानगी है कि किस तरीके से लगातार एमएसपी को बढ़ावा लगातार किसान के हक में मिलता है। मित्रों, ये जो बिल आए और इन बिलों की जो बुनियाद थी, उसमें 9 अप्रैल 2005 को मनमोहन सिंह जी उस एग्रीकल्चर समिट में थे जिसमें देश में सभी वस्तुओं के लिए एक मार्केट, स्थानीय मार्केट, सेवाओं को एकीकृत करने के लिए उन्होंने कहा था, प्रतिबद्धता जाहिर की थी। ताज्जुब की बात है कि जिन बिलों पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, और मुझे आश्चर्य हुआ कि कम से कम यहाँ के मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी के 2019 के घोषणा पत्र को तो पढ़ लेते। या तो श्रीमती सोनिया गांधी झूठी है, या फिर उनका घोषणा पत्र झूठा है, या मुख्यमंत्री जी झूठे हैं, या डोटासरा जी झूठे हैं। इनके घोषणा पत्र के 2019 के लोकसभा चुनाव के पेज नंबर 17 के बिंदु क्रमांक 11 और 21 में इन दोनों बातों की हामी भरी गई है। कमिटमेंट किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको लागू करेंगे। फिर ये यू टर्न की जरूरत कहां से आई? नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स की 2006 की जो सिफारिशें थी उसमें ये शामिल था। 2007 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस समय भी यही एपीएमसी के मॉडल में नियम बनाकर और राज्यों को सुझाव दिया था। 2011 में फिर दिया था, 2012 में, 14 में। लगातार कांग्रेस पार्टी के शासित जो राज्य थे उस समय, कर्नाटक, असम, हिमाचल, मेघालय, हरियाणा, इसमें लागू किया। हुड्डा जी ने तो इनका उद्घाटन किया बाकायदा। तो मुझे लगता है कि शायद वो भूल जाते हैं, या उनको विस्मृति होती है, या वो सोचते हैं कि देश का किसान बहुत भोला भाला है। मैं इस बात के लिए पूरे तरीके से आश्वस्त हूं, और मुझे इस तरीके से लगता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रहने की आदी नहीं है। दूसरा, एक परिवार के प्रति प्रतिबद्ध है।
1885 की पार्टी जो देश में राज करती थी और आज जिस तरीके से दशा हुई है कि वो रीजनल पार्टी से भी नीचे आ गई, उस पार्टी की मान्यता खत्म होने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। उस पार्टी में नेतृत्व की बिल्कुल दिशाहीनता हो गई, मुद्दे खत्म हो गए और कई बार तो लगता है कि वंश की तारीफ करते करते किसी फिल्म के गाने की तरह हो गई कि मुन्नी बदनाम हो गई, डार्लिंग तेरे लिए, केवल एक वंश के लिए अपनी नीतियों को नकार दिया, दिशा को नकार दिया, नया नेतृत्व नहीं उभरा। मुझे लगता है कि ऐसी कांग्रेस पार्टी देश का भला नहीं कर सकती जो 55 सालों तक लूट और झूठ का खेल खेलती रही और आज जो खेल खेलने जा रही है, जो निर्देश श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने राज्यों की कांग्रेस पार्टी के राज्यों की सरकारों को दिया है, ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा। क्या वो नहीं चाहते कि किसान की आय दोगुनी हो? क्या नहीं चाहते कि वो देश का किसान अपनी फसल को अपनी शर्त पर, अपनी कीमत पर कहीं बेच सके? क्या वो नहीं चाहते कि देश के किसानों को उनका उत्पादन बढ़े, किसानों को कीमत ठीक मिले, उनकी जोखिम तय हो? तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की नीति और नियत से ये पूरा ढकोसला शुरू किया है और खास तौर पर क्योंकि देश बहुत बड़ा है, लेकिन इसके पीछे मुझे कहीं साजिश लगती है कि इस तरीके से किसानों को भ्रमित करके, अराजकता फैला के वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि अपने पाप कर्मों पर पर्दा डालने के लिए फिर से सत्ता पे आ जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी धारणा रहेगी। आज इस देश में 86% छोटे किसान हैं, छोटी जोत है, छोटा रकबा है। वो अपनी उस छोटी जोत पर उतनी आय नहीं कर सकते। यदि वो इस खेती के दूसरे तरीके पर जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो अपने छोटी जमीन पर भी ज्यादा आय प्राप्त कर सकेंगे। और जैसा मैंने कहा कि खास तौर पर नौजवान और महिलाएं, इनको बड़ा आकाश मिलेगा, बड़े अवसर मिलेंगे। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी और तमाम जो दूसरे ऐसे विरोधी दल हैं, दूसरे दल को मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि उनका भी कहीं अस्तित्व और कोई एग्जिस्टेंस दिखती नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने निश्चित रूप से इन बिलों का विरोध करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, किसानों के हक पर फिर डाका डालने की कोशिश की है। और ऐसे लगता है कि जिस तरीके से वो दिखावा करते हैं, और कहावत उन पर सही साबित होती है कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों को सिर्फ झूठे आश्वासन देने के अलावा इस देश में कुछ किया नहीं। और जो मोदी जी ने जो कहा और किया, पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। जो कुछ मुख्य बातें थी जिसका जिक्र किया, लेकिन किस तरीके से भारत ने आज भी कोरोना की इस संक्रमण की अवस्था में भी, जब आर्थिक गतिविधियां ठप थी, तब भी खेती ने 3.4% की भारत की विकास दर में, खेती अकेला ऐसा सेक्टर था जिसने तरक्की करी। इस देश में जो प्रमुख बातें हुई, जैसे मैंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर 2015 में नीति आयोग ने जो एक सार तैयार किया था, नीति आयोग ने सिफारिशें दी थी 15 से लेके 20 तक, इन सिफारिशों के बारे में चर्चाएं हुई है। तो कहां थी कांग्रेस पार्टी? और 20 में उसी नीति आयोग की सिफारिशों की चर्चा होते होते ये सारी चीजें नतीजे पर पहुंची हैं। स्वामीनाथन आयोग की चर्चा होती थी, उसको इस अनेकों प्रावधानों के अंतर्गत उसको इसमें शामिल किया है। 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी, तो लगभग 1.5 गुना एमएसपी जो पिछले दिनों 23 फसलों पर की है। देश में अनाज का उत्पादन भी विगत वर्षों से 15% ज्यादा हुआ। इसी तरीके से लॉकडाउन के दौरान भी खेती की गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती रही। मैंने जैसा आपको कहा कि कृषि अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ का फंड, जिसमें अलग अलग तरीके से खेती और खेती से जुड़े उद्योग धंधों के लिए दी गई। पीएम किसान सम्मान निधि, जो किसानों की मजबूती का एक बड़ा उपाय मोदी जी ने किया, 10 करोड़ किसान लाभान्वित हुए और 93,000 करोड़ का सीधा पेमेंट हुआ। पशुपालकों और मछली पालकों को भी केसीसी का लाभ मिला। देश में
1.29 करोड़ रुपए नए केसीसी 1.29 करोड़ नए केसीसी कार्ड जारी किए गए और इस पर 1,12,000 करोड़ की लिमिट इसमें कृषकों को दी गई। इसी तरीके से बुआई का भी रिकॉर्ड इसमें हुआ। जो ई नाम मंडियां थी, जो एक नवाचार था, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर फसलों को बेचने की किसानों को सुविधा थी, इसमें 585 से बढ़कर ये ई नाम मंडियां 1000 हुई और उसमें 1 लाख करोड़ का कारोबार किसानों ने किया। देश में एक मित्रों एक क्रांतिकारी एक शुरुआत होनी है। जितने हमारे किसान भाई हैं वो अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए, भविष्य में बेचने के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ने के लिए, तो इस तरीके से कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ इनका निर्माण होगा 10,000, जिसमें 6,850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये एक इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कि गांव का छोटा किसान भी एफपीओ से जुड़ के अपने आप को, आय को भी दुगनी कर सकता है, अपनी तरक्की को इसमें कर सकता है। फसल बीमा के लिए पिछले 4 वर्षों में 17,500 करोड़ रुपए प्रीमियम के जमा किए, 77,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान हुआ, 77,000 के क्लेम का मित्रों। फसल बीमा स्वैच्छिक हुई और इसी तरीके से जो किसान रेल शुरू हुई, किसानों की उड़ान योजना शुरू हुई, एमएसपी के बारे में कहा गया और कुल मिलाकर सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, यहां से जो शुरुआत होते होते पीएम किसान तक पहुंची। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा किसान भाइयों, कांग्रेस पार्टी के किसी भी बहकावे में, भ्रम में, भुलावे की आवश्यकता नहीं है। ये बिल किसानों के कल्याण के लिए है, किसानों की तरक्की के लिए है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए है, उनको रोजगार देने के लिए है और इसलिए ये बिल निश्चित रूप से क्रांतिकारी कदम साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज किसान कल्याण संपर्क अभियान शुरू किया है। मैंने आज शुरुआत की है इस निवेदन के साथ कि हमारी पार्टी के तमाम नेता, सांसद और विधायक नीचे तक जाएंगे, गांव की चौपाल लगाएंगे, कोरोना की एडवाइजरी का पालन करते हुए। बिल्कुल मुझे याद आया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, न चुनौती कम हुई है, इसलिए मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते रहें और घबराएं नहीं। कोरोना लाइलाज नहीं है लेकिन बचाव इसका उपाय है, इसलिए वो भी मैं निवेदन करते हुए ये आपसे ये भरोसा जरूर चाहूंगा कि देश के लिए, देश को तरक्की के लिए, ताकत के लिए, और आप सब लोग अन्नदाता हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा राजस्थान की जनता की तरफ से। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को धन्यवाद दूंगा कि दोनों सदनों में ये क्रांतिकारी बिल पारित हुए। जो दृश्य किसान कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया वो निश्चित रूप से अराजकता का रास्ता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इस किसान कल्याण संपर्क अभियान को आप समर्थन दें, ताकत दें और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता जो मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इन बिलों को ठीक से पढ़ें। बहुत सारे इन दिनों अनेक वीडियो इस पे जारी हुए हैं, अनेक चैनल्स पे, अखबारों ने इस पे बहुत सारे संपादकीय लिखे हैं, उसमें पूरी जानकारियां हैं। इस बिल की भ्रांतियों को दूर करते हुए किसान भाइयों को आश्वस्त करें कि ये बिल उनके हक में है, उनके हित में है। भारतीय जनता पार्टी जब तक दरवाजे तक, दर तक हमने शुरुआत किया, हम हर घर तक जाएंगे, हर दर तक जाएंगे। राजस्थान में हम लोग 5,000 घरों तक संपर्क करेंगे, पर्चे उनको बांटेंगे, इस खूबियां इसकी बताएंगे। हमारे तमाम जनप्रतिनिधि और नेता अनेक प्लेटफॉर्म पर, जिससे मैं आज सोशल मीडिया के जरिए आपसे रूबरू हुआ हूं, ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर हमारे सांसद और विधायक और पार्टी के सभी प्रमुख लोग जनता को जागरूक करेंगे और समय समय पर इसकी जानकारी हमें देते रहेंगे। आप जो भी सुझाव देंगे इस चैनल के माध्यम से भी और अन्यथा भी आपके सुझावों का हम स्वागत करेंगे, केंद्र तक उनको भेजेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज एक अवसर है कि जब कल से 48 घंटों में धान की फसल की शुरुआत, खरीद की शुरुआत हुई है, ये अपने आप इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार एमएसपी पर खरीद के लिए प्रतिबद्ध है और इसी तरीके से दूसरे जो उपाय बिल में किए गए उनके लिए भी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध होकर किसान के कल्याण की कामना करती है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप मुझसे जुड़े
आपने मुझे सुना। समय समय पर आप लोगों के बीच में इसी तरीके से आते रहेंगे, आपसे आग्रह करते रहेंगे मोदी सरकार की किसानों की नीतियों के समर्थन में, खूबियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।